ऐसे तो मैंने चकबंदी के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है और ऐसी भी वीडियो है जिन पर मिलियन मिलियन व्यूज मुझे मिले हैं। और मैंने उत्तर प्रदेश चकबंदी की प्रक्रिया यानी कि उस वीडियो में पूरी बता रखी है। यहाँ तक कि मैंने उस वीडियो के अंदर ये तक बता रखा है कि किन किन जिलों के अंदर चकबंदी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चकबंदी की किस प्रकार की प्रक्रिया है। पहले तरीके से यहाँ पर चकबंदी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब एआई ड्रोन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चकबंदी यानी कि हो रही है। एआई ड्रोन के माध्यम से चकबंदी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बेईमानी या किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं होती है। और जितना भी उसकी भूमि होती है किसान की, उसके लगातार जैसे ही आपके एआई ड्रोन के माध्यम से चकबंदी हो रही है, तो सभी जैसे नक्शा 41 या आज आपके खेत की कितनी पैमाइश की गई है, उसका सभी हाथ के हाथ यानी कि आप वो ब्यौरा निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश चकबंदी की कौन सी वेबसाइट है, जिस पर जाकर अगर आपके यहाँ भी इस प्रकार से चकबंदी चल रही है, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी भूमि का प्रत्येक शुरुआत से लेकर आखिर तक आपकी भूमि के ऊपर चकबंदी के द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई, इन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चकबंदी आखिर होती क्या है? मैं आपको बता दूं, चकबंदी का केवल यही मतलब होता है कि किसानों की जो भूमि होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है और बड़ी ही समतल यानी जमीन का टुकड़ा दिया जाता है जैसे किसान को। तो इस बिखरी हुई जमीन को यानी कि यह कृषि सुधार और महत्वपूर्ण कदम है जिसके फायदे और नुकसान यानी कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और चकबंदी का यही मतलब है मेरे दोस्त, सीधी सी भाषा में, आपकी जो भूमि बिखरी हुई पड़ी है, उस भूमि को आप एक जगह पर इकट्ठा यानी कर सकते हैं। बात आती है कि चकबंदी के फायदे क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चकबंदी के जो फायदे होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर ले आता हूं। चकबंदी के जो फायदे होते हैं, नंबर एक फायदा चकबंदी का यानी कि भूमि का सीमांचित उपयोग यानी बिखरी जमीन एक जगह लाकर कृषि कार्य यानी आसान हो जाता है। दूसरा इसका फायदा होता है कि सिंचाई में सुविधा और सिंचाई यानी योजनाओं को प्रभावशाली और लागू किया जाता है। इसी प्रकार से मैं उत्पादन में आपको वृद्धि होती है यानी बेहतर जो योजना और संसाधन यानी उपयोग में कृषि का जो उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। और मार्ग और सुविधा यानी कि आपके जो खेत है उस पर मार्ग छोड़ दिए जाते हैं, रास्ते नहरें निर्माण संभव हो जाते हैं। मान लीजिए चकबंदी से पहले आपके खेत के ऊपर जाने के लिए या आपकी जमीन या प्रॉपर्टी के ऊपर जाने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था, तो चकबंदी के दौरान ऐसे रास्तों को छोड़ दिया जाता है और इसमें झगड़ों की कमी भी आ जाती है यानी सीमाएं स्पष्ट होने पर भूमि विवाद यानी कम हो जाता है। ये मैंने 5 आपको फायदे बताए हैं। नंबर 1 भूमि को समुचित उपयोग, नंबर 2 सिंचाई की सुविधा और नंबर 3 उत्पादन में वृद्धि और मार्ग और सुविधा का निर्माण और झगड़ों की कमी। ये 5 ऐसे मैंने आपको बताए हैं जो चकबंदी के दौरान इनका यानी ये फायदेमंद चीज होती है किसानों के लिए। बात कर लेते हैं कि चकबंदी का आखिर नुकसान क्या होता है चकबंदी से। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भावनात्मक नुकसान होता है यानी कि कुछ किसानों और जो पैर तक या उसकी पसंदीदा भूमि बदल जाती है, ये एक नुकसान होता है। और ये भी भावनात्मक नुकसान होता है। मान लीजिए कि आपके पूर्वजों की ये भूमि थी, लेकिन चकबंदी के दौरान उस भूमि को दूसरी तरफ ले लिया जाता है और इसका भी एक मुख्य कारण होता है, मैं आपको यहीं पर बता दूं कि जमीन को जब किसान जोतता 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 चला जाता है और बरसों से उसके ऊपर वो फसल पैदा करता चला जाता है, तो वो भूमि यानी बंजर बन जाती है। और चकबंदी के दौरान इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी ऐसी भूमि है, क्योंकि भूमि का सस्ताना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक भूमि को आप लगातार उससे खेती और फसल लेते रहेंगे, तो कुछ दिनों के बाद वो भूमि बंजर हो जाती है। लेकिन सबसे मैंने आपको बताया कि भावनात्मक नुकसान यही होता है कि बाप दादा की जमीन अब दूसरे पर चली गई। लेकिन ये भावनात्मक जो नुकसान होता है ये केवल एक भावनात्मक होता है। इससे उसकी आमदनी या उसकी कृषि उत्पादन या फिर उसकी जो फसल उत्पादन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो उत्पादन उसका लगातार बढ़ता है।
नंबर 2, समय और धन की आवश्यकता, यानी कि प्रक्रिया लंबी और यानी खर्चीली हो जाती है जब आपके क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की चकबंदी आती है, ये भी एक नुकसान की बात होती है। और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की संभावना भी रहती है। और तीसरा, कभी-कभी नकारात्मक यानी पूर्ण वितरण हो जाता है, कई नई प्रक्रिया यानी कि जो उतनी उपजाऊ नहीं होती है जितनी पहले थी, ऐसा भी हो जाता है कि आपको ऐसी भूमि मिल जाती है कि वो भूमि यानी उपजाऊ ही नहीं है। ऐसे नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर इस बार एआई ड्रोन के माध्यम से यानी चकबंदी की गई है। और जब एआई ड्रोन के माध्यम से चकबंदी की गई है, तो एआई ड्रोन जब किसी की भूमि पर उड़ता है तो उसके अंदर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो भूमि की पहचान कर लेता है कि क्या ये भूमि जो है उपजाऊ भूमि है या बंजर भूमि है। वो उस भूमि का डेटा भी उसके अंदर यानी सब फीड होता है। यहाँ तक कि अगर सबसे पहले जब चकबंदी होती है तो इस बात का काफ़ी ख़ास गहरा ध्यान रखा जाता है कि अब कौन-सी भूमि यानी उपजाऊ है और कौन-सी भूमि उपजाऊ नहीं है। जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है चकबंदी के दौरान उसे नहीं दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि चकबंदी के अंदर सबसे दो पहलू हैं, नक्शा 41 और नक्शा 45 की क्या पहचान होती है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को चकबंदी होती है लेकिन उन्हें नक्शा 41 और 45 यानी CH41 CH45 इसके बारे में पहचान नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि नक्शा 41 आखिर है क्या। नक्शा 41 वह नक्शा है जो मौजा गांव यानी कि मूल नक्शा होता है जिसमें खेती की स्थिति, नंबर, सीमाएं और दर्शाए जाते हैं। यह नक्शा किसी भूमि या कानूनी दस्तावेज भी एक प्रकार से होता है। यानी कि ये एक भूमि का दस्तावेज होता है और इसके अंदर जो नंबर होते हैं, सीमाओं के नंबर, रास्ते दर्शाए जाते हैं, इस प्रकार के सभी मैटर नक्शा 41 के अंदर होते हैं। 41 के, और नक्शा 45 क्या होता है? यह नक्शा चकबंदी के बाद एक नया नक्शा होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि पूर्ण वितरण के बाद जिसे कौन-कौन से खेत और चक मिला है। कहने का मतलब यही है कि नक्शा 41 के अंदर जो आपके गाठा नंबर पूर्व में थे या आपके खसरा नंबर पूर्व में थे, उनका लेखा-जोखा होता है नक्शा 41 के अंदर। और जो चकबंदी के बाद यानी नक्शा नया बना है, नए नंबर यानी खसरा नंबर नए मिले, क्योंकि सीधी सी बात है जब चकबंदी हुई तो खसरा नंबर नए मिले, तो तमाम नए खसरा नंबर नक्शा 45 के अंदर यानी कि होते हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत कब हुई। बहुत से लोगों का सवाल है कि अकरम भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर चकबंदी कब हुई थी और कैसे नहीं हुई थी, तो मैं इस पर आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत सन 1954 में उत्तर प्रदेश सरकार चकबंदी यानी अधिनियम पारित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम यानी 1953, और इसका उद्देश्य था कि छोटे किसानों को उत्पादकता बढ़ाई जाए, यानी जो छोटे किसान हैं उन किसानों का उत्पादकता बढ़ाई जाना और विवाद को कम करना भूमि को लेकर। और यूपी इस क्षेत्र में यानी कि देश का एक अग्रणी राज्य रहा है और इसके अंदर यानी कि सबसे पहले इस प्रक्रिया को आजमाया गया था ताकि चकबंदी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर हो सके। चकबंदी की आखिर प्रक्रिया क्या है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी अक्षेत्र की चकबंदी अक्षेत्र को घोषित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप गए और वहाँ की चकबंदी सब लेखपाल या कानूगो या तहसीलदार गए, ऐसा नहीं है। कमिश्नर के यहाँ से या राज्य सरकार के यहाँ से इसी प्रकार की एक विज्ञप्ति निकलती है जिस क्षेत्र के अंदर चकबंदी होती है। और चकबंदी अधिकारी यानी कि उसकी नियुक्ति भी होती है कि आप चकबंदी कराएंगे, उस अधिकारियों की चकबंदी होती है। और इसी प्रकार से जिस क्षेत्र में चकबंदी होनी होती है वहाँ का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, खसरा खतौनी नक्शा 41 की जांच होती है, भूमि का मूल्यांकन किया जाता है, उपजाऊ यानी सिंचाई, जो सिंचित भूमि है उसकी पहुंच आदि का आधार होता है, कौन सी भूमि सिंचित है, कौन सी भूमि सिंचित यानी नहीं है। इस प्रकार की सभी जो है प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए चकबंदी यानी की शुरुआत होती है। और अंतिम प्रक्रिया इसकी होती है कि आपत्तियों का निवारण सुनवाई होती है और अंतिम आदेश के बाद नया रिकॉर्ड खतौनी और नक्शे में यानी दर्ज हो जाता है। अब इसके लाभ यही हैं कि भाई उत्पादन में वृद्धि, भूमि के विवादों में कमी, किस जो सिंचाई और कृषि के यंत्रों को बेहतर उपयोग, और यानी रास्ते और नालियों को बेहतर योजना और प्रशासनिक नियंत्रण में सुधार। चकबंदी के दस्तावेज यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो चकबंदी के दस्तावेज होते हैं, नक्शा 41 पुराना खेत नक्शा,
के अंदर सब कुछ होता है। पुराने जो नंबर होते हैं, वो सब नक्शा 41 के अंदर होते हैं। नक्शा 45 के अंदर जो नए गाँठें चकबंदी के बाद बने हैं, वो सब नक्शा 45 में होते हैं। खतौनी और खसरा यही मात्र चकबंदी के दस्तावेज होते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे लिख कर बताएं। अगर चकबंदी से संबंधित आपका इसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखिए, मैं उस टॉपिक बनाकर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।